हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी इंपोर्ट की। अब इंपोर्ट में हमने क्या बात करी थी? इंपोर्ट में हमने ये बात करी थी कि जो यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स होते हैं उन्हें इंपोर्ट कैसे करा जाए। कि आपने कोई फाइल लिखी है पाइथन की और उससे आपको अपनी दूसरी पाइथन फाइल में यूज करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। फ्रॉम कीवर्ड हमने सीखा, फिर इंपोर्ट एज कैसे करना है सीखा, फिर स्पेसिफिक पार्ट को कैसे इंपोर्ट करना है, पूरी फाइल को कैसे इंपोर्ट करना है, वो सब सीखा। अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंपोर्ट उन चीजों को जिन्हें लाइब्रेरीज कहा जाता है। अब लाइब्रेरीज क्या होती है? तो लाइब्रेरीज एक ऐसे कोड होते हैं जो दूसरे लोगों ने लिखे होते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। मतलब आपने भी लिखे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर लाइब्रेरीज क्या होती है? लाइब्रेरीज स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं। जैसे कि किसी चीज का आप रोज यूज कर रहे हैं तो उसके आप ये क्या करेंगे, पाइथन में उसके लाइब्रेरी बना देंगे। लोग ओपन सोर्स करते हैं ऐसे लाइब्रेरीज, मतलब खुद बना के पोस्ट करते हैं। तो इस तरह से आप उस लाइब्रेरी को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दो और फिर उसे सीधा इंपोर्ट करके आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको मैथ के कोई ऐसे स्पेसिफिक फंक्शंस मेथड्स का यूज करना हो तो हर बार आपको पूरा फंक्शन लिख के डिफाइन नहीं करना है, तो इसलिए आप सीधा इंपोर्ट मैथ करके इसका यूज कर सकते हो। अब काफी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती है, वो इंस्टॉल्ड होती है, और कुछ होती है वो इंस्टॉल्ड नहीं होती है, वो हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है। अब वो कैसे करनी पड़ती है उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम उन लाइब्रेरीज की बात करेंगे जिन्हें हम, मतलब स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज ऐसी कि जो पाइथन के साथ ही इंस्टॉल हो जाती है। उसके अलावा काफी इंपॉर्टेंट कुछ लाइब्रेरीज आती है जो है, एक है numpy जो कि है न्यूमेरिकल पाइथन, फिर है scipy जो साइंटिफिक कंप्यूटिंग के पर्पज में उसका यूज होता है, फिर scikit learn जिसे हम sklearn भी कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आती है जैसे कि PLY, कंपाइलर डिजाइन में जो लोग काम करते हैं वो लोग PLY का यूज करते हैं। PLY का वैसे फुल फॉर्म है ये, ठीक है। इसे एग्जैक्टली प्रोनाउंस कैसे करेंगे वो मुझे नहीं पता, पाइथन लेक्स या फिर ऐसे, हाँ। फिर कुछ लाइब्रेरी आती है रिक्वेस्ट, सॉरी आरई लाइब्रेरी आती है, फिर डेट टाइम लाइब्रेरी आती है। ये जो मैंने अभी लाइब्रेरीज लिखी है वो प्री इंस्टॉल्ड नहीं आती, और ये काफ़ी वैसे कह सकते हैं कि एडवांस लाइब्रेरीज है, इनका स्पेसिफिक चीज़ों में यूज़ होता है, तो इनकी बात भी हम नहीं करेंगे। हम उन लाइब्रेरीज की बात करेंगे जो काफ़ी सिंपल है और आप अभी से यूज़ में ले सकते हो। तो रैंडम, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ये क्या करेगा, रैंडम वैल्यूज पिक करके देगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं किसी भी लाइब्रेरी के में अभी डीप में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ थोड़े एक आध मेथड लेके समझा दूंगा कि ये लाइब्रेरी क्या करती है। आपको उसका यूज करना हो तो आप क्लियरली डॉक्यूमेंटेशन में जाके पढ़ सकते हैं या फिर इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है, आपके स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए। तो या फिर लाइब्रेरीज कुछ होती है उनके स्पेसिफिक पूरे ट्यूटोरियल वीडियोस होते हैं, जैसे कि साइकिट लर्न का आपको पूरा ट्यूटोरियल मिल जाएगा, पर वो मशीन लर्निंग की एडवांस चीजें हैं। एडवांस तो नहीं कह सकते वैसे, पर हाँ, अगर आप पाइथन बिगिनर है तो मशीन लर्निंग आपके लिए अभी एडवांस ही है, तो उसके लिए वो अलग चीज़ें होता है। मैं अभी एक लिस्ट बना रहा हूँ, मैं सिंपली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लिस्ट बना देता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा पाइथन, फिर से जावास्क्रिप्ट लिख देते हैं। अब क्या लिखेंगे, से जावा, ठीक है। अभी एक लिखते हैं, हाँ, सी लैंग्वेज, ये लिख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, रैंडम नाम की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है। अब मुझे इस लिस्ट में से कोई भी रैंडम वैल्यू पिक करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, एक रैंडम वैल्यू नाम का वेरिएबल बना देता हूँ। अब इसकी वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, रैंडम डॉट चॉइस, ठीक है। अब चॉइस क्या है कि ये रैंडम लाइब्रेरी से चॉइस फंक्शन का यूज करेगा, मेथड का, और उसमें हम क्या आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, तो है LST, पैरामीटर है अपना LST जो कि लिस्ट है, उसमें से हमें रैंडम वैल्यू ढूंढनी है। और फिर हमें क्या प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि रैंडम वैल्यू से क्या होगा। तो ये मैंने रैंडम वैल्यू लिख दिया और मैंने रन किया, सी आया अभी। अब मैं सेम कोड को बिना किसी चेंज के दूसरी बार रन करता हूँ, पाइथन आ गया। तीसरी बार रन करता हूँ, जावास्क्रिप्ट आ गया, ये एकदम रैंडमली वैल्यूज उठा रहा है। फिर से पाइथन आ गया, ठीक है। मतलब ये कोई भी आपको किसी भी चीज के लिए, अगर आप कोई ऐसी गेम बना रहे हो, जैसे कि वो होती है ना गेम, हैंगमैन कहते हैं शायद उसे, उसमें आपको जैसे कि वो गेम बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे वर्ड्स का एक पूल देना पड़ेगा और फिर गेम हर बार कोई रैंडम वर्ड चूज करनी चाहिए। तो वो चीजें कैसे करेंगे, तो सिंपल सी चीज है कि आप रैंडम का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई रैंडम की बात। फिर बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है जो है मैथ। मैथ का बहुत यूज करेंगे हम कई जगहों पर, आपकी किसी भी एप्लीकेशन में आप मैथ का यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैथ का यूज करना हो तो
हर बार पूरा फंक्शन मतलब आप फंक्शन स्क्रैच से लिखो और फिर उसे इम्प्लीमेंट करो तो वो डिफिकल्टी बढ़ जाती है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, इम्पोर्ट मैथ। ठीक है, अब मैथ में कैसी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास 1.33 एक नंबर है, अब मुझे उसकी सिल्व या फ्लोर ढूंढना है। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, तो समझ लीजिए कि मेरे पास एक रूम है, इसमें एक फ्लोर है और एक सीलिंग है। ठीक है, और मैंने डिसाइड किया है कि उसके बीच में जो भी नंबर है वो एक रेंज है, मतलब पॉइंट वाली। अब जैसे कि 1.33 है, उसका फ्लोर क्या आएगा, आप समझ सकते हैं कि 1 आएगा, क्योंकि 1.33 के नीचे का फ्लोर क्या होता है, 1 होता है, और सीलिंग क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, तो इस चीज को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, हमें पहले तो प्रिंट करवाना है, इसलिए प्रिंट करवा दिया हमने। अब हमें प्रिंट क्या करवाना है, मैथ डॉट CEIL लिखा हमने, और फिर मैंने उसमें से पास कर दिया जैसे कि 1.33, जैसे कि हमने बात करी वही एग्जांपल। तो जैसे हमने रन किया, हमारे पास आ गई सीलिंग उसकी 2। ठीक है, तो यह है उसकी फंक्शन की वैल्यू। इस तरह से हमें करना है, जैसे कि फ्लोर, तो फ्लोर से क्या आएगा, आप समझ सकते हैं कि 1 आना चाहिए, तो हाँ 1 आ गया। तो देखिए आपने लाइब्रेरी के कारण ये चीज़ कितनी इजी हो गई। अगर यही चीज़ को आप पूरी फ्लोर फंक्शन कैसे करना है वो अगर स्क्रैच से लिखने बैठते तो कितनी आपके लिए कंफ्यूजन हो जाती, पर यहाँ सीधा आप मैथ डॉट फ्लोर लिख रहा है और अंदर आपका नंबर पास करवा रहा है, तो आपको रिजल्ट मिल रहा है सीधा। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें काम कर दी है। अब हाँ, फैक्टोरियल, आपको फैक्टोरियल शायद पता ना हो, अगर आप मैथ बैकग्राउंड से ना हो तो मैं आपको समझा देता हूँ। 5 और इस सिंबल को कहते हैं फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्या होता है, तो आप 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 5 फैक्टोरियल हो गया। मतलब जो भी नंबर है उसे एक कम करते करते मल्टीप्लाई करते जाओ 1 तक, वो फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि फैक्टोरियल एक ऐसी चीज है जिसे ढूंढने में टाइम लगेगा, और अगर आपको उसे मतलब आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल मेथड से आपको फंक्शन लिख के करना हो तो आप फॉर लूप से करेंगे, या फिर रिकर्जन, हाँ मैंने रिकर्जन अभी कवर नहीं किया है, पर रिकर्जन से करेंगे, ऐसा करेंगे। पर आपके पास अगर ये फंक्शन है तो कितना इजी हो गया, फैक्टोरियल 5, देखिए मेरे पास आ गया 120। इजी है, मतलब मुझे फॉर लूप इंप्लीमेंट नहीं करना पड़ा, रिकर्जन की मेथड इंप्लीमेंट नहीं करनी पड़ी, सीधा मैंने लिख दिया मैथ डॉट फैक्टोरियल, तो मेरे पास आ गया फैक्टोरियल। अब इतनी मेथड्स नहीं है वैसे, फैक्टर मतलब मैथ लाइब्रेरी में बहुत सारी होती है। एक मिनट मैं दिखाई देता हूँ, हम सीधा डॉक्यूमेंटेशन से देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा मैथ मॉड्यूल के बारे में। हाँ देखिए, सेलिंग, फिर हमें कॉम्बिनेशंस निकालने हैं, आपको पता हो तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस आते हैं मैथ्स में, तो वो कॉम्बिनेशंस, फिर ये सारी चीज़ें देखिए, फैक्टोरियल हमने किया, फ्लोर हमने किया, फिर एफ मोड फंक्शन, फिर एफ सम, फिर GCD जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन निकालने के लिए काम आएगा, फिर इज क्लोज फंक्शन, इज फाइनाइट, इज इनफाइनाइट, इज नॉन, NaN का मतलब है नॉट अ नंबर, कि अगर नंबर नहीं है। इस QRT मतलब ये स्क्वायर रूट के लिए यूज होता है। तो ये देखिए आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन में डिटेल में पूरी मैथ के बारे में दिया हुआ है कि कैसे होता है सब। तो आपको यूज करना हो तो आप हमेशा ही इसे रिफर कर सकते हैं। तो इस तरह के, जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, आपको पता होगा कि हमें कई बार डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए वैसे तो हम क्या करते हैं, अपनी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब होता है, मतलब जो भी पाई बाय 180 एंड ऑल। ठीक है, पर हम यहाँ सीधा मैथ डॉट रेडियंस लिख देंगे, हमारे पास आ गया, आई थिंक स्पेलिंग में मैंने मिस्टेक कर दी, RADI, ओके, अब देखते हैं शायद सही होगा। हाँ देखिए 90 मतलब आपको पता है कि ये पाई बाय 2 हम रेडियंस में लिखते हैं, तो पाई का वैल्यू 3.14, तो 3.14 डिवाइड मतलब 3.14 नियरली डिवाइडेड बाय 2 1.57, तो हाँ इतना आ रहा है। तो इस तरह से हम रेडियंस निकाल सकते हैं। अब आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने यूज किया हो तो कई बार हम क्या करते हैं, साइन की वैल्यूज वगैरह भी निकालनी होती है। तो ठीक है, आपको जैसे कि साइन 90 की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि मैथ डॉट साइन 90 लिख के रन कर दिया, तो आप कहेंगे नहीं साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ये गलत क्यों दे रहा है। तो इसका रीजन है, ये 90 है वो हमेशा वो रेडियन मतलब आपको रेडियंस में पास करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, साइन के अंदर लिख देंगे मैथ डॉट रेडियंस, आई थिंक अब स्पेलिंग मैंने सही लिखा,
ठीक है, रन करते हैं इसे। हाँ देखो 1 आ गया। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी आप यूज कर सकते हैं और इस तरह से पूरा इंपोर्ट मैथ काम करता है। ठीक है, तो ये हो गई मैथ की बात। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज है डेट टाइम। अब आप कोई ऐसी चीज पे काम कर रहे हो कि जिसमें आपको ऐसा करना हो कि जब भी ये चीज कॉल हो तब डेट नोट कर लो या फिर टाइम नोट कर लो, तो इसके लिए डेट टाइम होगा। अब ये कैसे काम करता है, ये बहुत ईजी चीज है। इंपोर्ट डेट टाइम के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मुझे आज की डेट निकालनी है, तो डेट टाइम मैंने लिखा डॉट, फिर मुझे क्या करना है, मुझे निकालनी है डेट। ठीक है, तो मैंने डेट लिखा डॉट, कब की डेट निकालनी है, टुडे। टुडे, एक सेकंड, हाँ टुडे, अरे नहीं आया, कोई बात नहीं, हम ऐसे लिख लेते हैं। और फिर हमें प्रिंट करवाना है टुडे, मतलब टुडे वेरिएबल। ठीक है, तो मैंने जैसे प्रिंट करवाया, मेरे पास आ गई आज की डेट। हाँ यही डेट है आज, यहाँ देख सकते हैं आप, 5 अगस्त 2021। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारे पास वैसे कैलेंडर नाम का अभी लाइब्रेरी होती है जिसका भी यूज़ हम कर सकते हैं। मतलब कैलेंडर में अलग मेथड होती है, थोड़ी अलग मेथड से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि ये मैंने कैलेंडर लिखा, ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट स्टेटमेंट, तो हमें प्रिंट तो करवाना ही है, देखना तो है ही, तो प्रिंट तो करवा ही दिया। फिर मैंने लिखा, अच्छा नहीं, सजेशंस में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, कैलेंडर डॉट इज लीप फंक्शन का यूज किया कि ये लीप ईयर है कि नहीं, और फिर मैं उसमें ईयर पास करवा सकता हूँ 2016 से। अब आपको पता है कि 2016 लीप ईयर है, तो ट्रू आ गया। अब मैंने पास करवा दिया जैसे 2018 लीप ईयर नहीं है तो फॉल्स आ गया। तो इस तरह से लाइब्रेरीज का यूज करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी दूसरी होती है ओएस। ये आपको अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम तक का एक्सेस देती है, मतलब आप ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ स्पेसिफिक चीज़ें यूज़ कर सकते हो इसके साथ। पर ओएस एक काफ़ी मतलब डिटेल टॉपिक आप कह सकते हो, तो उसके लिए आई थिंक हम पूरा एक और वीडियो बना देंगे। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज। और मैंने जैसा कि बताया कि अगर हम जैसा कि ये कोर्स आगे जाके मतलब मशीन लर्निंग के लिए जाएगा, फिर डेटा विजुअलाइजेशन में जाएगा, तो उस वक्त आप ग्राफ्स प्लॉट करने के लिए हम मैटप्लॉटलिब का यूज़ करेंगे। फिर मशीन लर्निंग के लिए साइकिट लर्न वगैरह लाइब्रेरीज का यूज़ करेंगे। फिर डेटा के साथ नंबर्स के साथ काम करने के लिए नमपाई, फिर नमपाई के अंदर काम करेंगे हम नमपाई अरेस के साथ। फिर पूरे डेटा को मतलब डेटा फ्रेम में लोड करना, मतलब टेबल्स बनाना वगैरह के लिए पांडास का यूज़ करेंगे। तो वो लाइब्रेरीज का हम काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ सीखेंगे। उसके अलावा भी हम जब प्रोजेक्ट्स करेंगे तो उसमें शायद कुछ लाइब्रेरीज का यूज़ हो जाए। और मैंने जैसे कि बताया कि कंपाइलर डिज़ाइन वगैरह कर रहे हो तो आप ply.lex वगैरह इंपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से लाइब्रेरीज का आप पूरे पाइथन प्रोग्रामिंग में काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ करने वाले हो। ठीक है, तो ये टॉपिक अच्छे से देख लिया हो, आपको इतना समझ आ गया होगा कि हर चीज़ के लिए आपको, मोस्ट ऑफ चीज़ों के लिए पाइथन की कम्युनिटी बहुत बड़ी है, हर चीज़ के लिए लगभग लाइब्रेरी मिल जाएगी। आपको क्या करना है, लाइब्रेरी कौन सी यूज़ करनी है किस टाइम वो समझना है, और उसके बाद उसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के आपको उसको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। इतना आ जाए तो आपका पाइथन में फंडामेंटल्स कवर होने के बाद, उतना करने के बाद आप काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते हो और आप एडवांस टॉपिक पे जा सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इंपोर्ट ओएस की। तब तक के लिए थैंक यू।